जी वेलकम वेलकम वेलकम। तो लीजिए गाइस, अब नंबर आ गया हमारे लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट का। मतलब याद करो, हमने कहा था हमने पहले पार्ट में अपने लीगैलिटी के रिगार्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के रिगार्डिंग उसके इंट्रो वाले पार्ट को कवर किया था। साथ साथ में इंट्रो करने के साथ में हमने ये जाना था कि इसके कौन से दो प्रोविजंस हैं जहां पर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को आपके पास लॉफुल नहीं माना गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा डिस्कस किया था डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। और होपफुली सभी बच्चों को यहां तक का इन दोनों का डिफरेंस मेनली क्लियर होगा। चले, तो अब मैं बढ़ रहा हूं आगे हमारे पास में। तो लीजिए 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 आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से रिकॉलिंग भी करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम था बेटा हमारे पास में क्या, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हेडिंग बनाओ इसका, दोबारा से लिखो, दोबारा बनाए नहीं, एक बार बना लो बेटा, बना रखे कोई दिक्कत नहीं है। तो हेडिंग क्या थी बेटा, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इसी पार्ट को मेरे लाल बोलते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन भी बोलते हैं। ये बात हमने अपनी लास्ट क्लास में कर ली थी। और यहां पर अपने पास में हमारे मल्टीपल प्रोविजंस में से हमने दो मेजर प्रोविजन इसमें कवर कर लिए थे। तो दो बात सीखी थी, याद करो क्या सीखा था। पहली बात हमने सीखी थी कि क्या आपकी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल है या नहीं है। तो बात की थी हम लोगों ने, सर अगर लॉफुल है तो क्या, और अनलॉफुल है तो कब पता चलेगा अनलॉफुल है। तो हम जो पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपने पास बेटा अनलॉफुल वाली कैटेगरी, रिमेंबर। तो ऑब्जेक्ट को या कंसिडरेशन को अनलॉफुल कब कहा जाएगा, वो वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे। ये हम जानते भी हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सुनना क्या बोल रहा हूं, ये पिछली क्लास की बात बता रहा हूं आपको मैं, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन में से पार्ट अनलॉफुल रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा बेटा, उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात हमने सीख ली थी। साथ ही साथ में हमने इसके रिगार्डिंग इसके दो प्रोविजन भी सीख लिए थे। कौन कौन से, कि कब आपका लीगैलिटी वाले पार्ट में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के कौन कौन से हिस्से बनते हैं। तो आज की क्लास बहुत शानदार जानदार होने वाली होगी। रीजन इज आज इसका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा हमारे पास में, और बहुत ऐसी ऐसी बातें कंफर्म आपको पता चलेगी जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हो ना, कभी सुनी हुई है। चलो बात करते हैं। तो अनलॉफुल के कैटेगरी में बेटा हमने पहला पार्ट कवर किया था, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। याद है, अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, जिसे करने से मना किया गया है और जिसके लिए पनिशमेंट भी है। याद है। नंबर 2 हमने पढ़ा बेटा, agreement defeated the provision of law. Agreement defeated the provision of law. लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर दिया जाए। बट याद करो हमने पढ़ा था सर, एक्चुअली डिफॉल्टर वाला केस, बच्चे का अडॉप्शन फॉर पैसे के लिए, तो वो था डिफीटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर। डिफरेंस क्या था दोनों के अंदर, डिफरेंस ये था बेटा फॉरबिडन बाय लॉ में पनिशमेंट मिलती है, डिफीटिंग वाले पार्ट में पनिशमेंट नहीं है, जेल वेल नहीं होने वाली, बट लॉ ने करने से मना कर दिया। तो 9 ये दो बातें हम पढ़ चुके थे। अब मैं थर्ड फोर्थ लिखता हूं, नोट करते हैं, फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अग्रीमेंट टू डिफ्रॉड समवन, टू डिफ्रॉड अदर। डिफ्रॉड का मतलब फ्रॉड करना। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करते हो और ऐसा कोई अग्रीमेंट है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी अनलॉफुल माना जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अपने पास में अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी। ये आज पढ़ाने वाला हूं आपको मैं, पहले लिख देता हूं, आइडिया मिल जाए प्रॉपर आपको। अग्रीमेंट इन्वॉल्व इंजरी और डैमेजेस टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जो अग्रीमेंट किया गया, तो ऐसे वाले अग्रीमेंट को भी क्या बोलेंगे, अनलॉफुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अनलॉफुल, क्योंकि भैया सिंपल सी बात, उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, अनलॉफुल ही होगा। सिंपली किसी के मार पिटाई करना, किसी की बुक की कॉपीराइट के अगेंस्ट में आप बुक प्रिंट करना, ये क्या है, दिस ऑल आर द केसेस ऑफ क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व्स इंजरी और डैमेज टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। फिर हम पढ़ेंगे अपने पास इसमें फिफ्थ पार्ट, इमोरल अग्रीमेंट, कि ऐसे अग्रीमेंट जहां पर कहा जाएगा भैया कि ये इमोरल नेचर की हैं। इमोरल मतलब क्या होता है बेटा, जो आपकी सोसाइटी के साथ में सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट में होते हैं। हम पढ़ेंगे प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, जिस्म फरोशी का धंधा करना, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि जिस फरोशी का धंधा करती है पैसा लेती है, तो व्हाट इज दिस, वैश्यावृत्ति बोलते हैं हिंदी में उसको। तो वहां पर वो पार्ट किसका है, मोरल पार्ट में आएगा, नो। समवन इज सेइंग वो सर्विसेज दे रही है सर अपनी, आंसर इज नो गाइस, दैट इज कॉल्ड इमोरल पार्ट है।
क्योंकि मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट में जा रहा है वो पार्ट, नंबर 1। फिर हम जानेंगे एक टॉपिक आएगा कनकबिनेज, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कनकबिनेज। व्हाट इज दैट कनकबिनेज? पहली बार सुन रहे हैं वर्ड आप, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं पहली बार सुन रहे हैं इस वर्ड को। कनकबिनेज मतलब बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया अग्रीमेंट, और जहां पर उसे पैसा मिल रहा है। लिविंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साथ में रहते हो कोर्ट ने अग्री कर रखे, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट साथ रहने के लिए पैसा ले रहे हो, उसे बोलते हैं कनकबिनेज। ये एग्रीमेंट पहले इंग्लैंड में हुए थे, बाद में इंडिया में से इमोरल करार दे दिया गया। तो ये कौन से है? ये 5 पढ़ने वाले, एक 6th है जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। सबसे शानदार इस पूरे लॉफुल पार्ट में कौन सा बनेगा? वो बनेगा बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। और हमारे एग्जामिनर की पहली पसंद अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और हमारे एग्जामिनर की सबसे पहली पसंद है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि उसी के अंडर में आपको मल्टीपल सब प्रोविजन पढ़ने को मिलने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? ये पूरा चैप्टर आपका यही चलने वाला है आज क्लास के अंदर। तो नॉर्मली फॉरबिडन बाय लॉ हमारा हो चुका है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ हो चुका है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पार्ट पे, डिफ्रॉड और फ्रॉड अदर्स। तो लिखते हैं, नोट करते हैं इसके बारे में, नोट करो। लो भैया, अगला पार्ट कौन सा? नेक्स्ट पार्ट कौन सा बेटा? लिखो लिखो लिखो, मेंशन करो। कह रहा है सर एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना, थोड़ा सा इसको और आगे करता हूं मैं ताकि मुझे और आइडिया मिल जाए। इसको यहां से स्टार्ट करिए, नोट कीजिए बेटा। मैं कह रहा हूं थर्ड प्रोविजन क्या कहता है, तो नोट करो, लिखो एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड अदर्स, एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड अदर्स। मतलब क्या हुआ इसका? भाई किसी दूसरे व्यक्ति को फ्रॉड कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मुझे बताना, समझना बहुत ध्यान से। दिल्ली के आसपास ऐसी बहुत सारी लैंड है। मैं अक्सर बोलता हूं जब प्रोविजन पढ़ते हो उसके साथ में अपने एग्जांपल्स याद किया करो या एग्जांपल सीखा करो। ये एग्जांपल्स ही हैं जो आपको अपने प्रोविजन के घर का रास्ता बताएंगे। आपको उस प्रोविजन को पहचानने के लिए जिसमें आपके ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसके लिए आपको एग्जांपल बनाने हैं बेटा। अब मैं एग्जांपल एक बना रहा हूं, एक आप बनाना अपने साइड से, ठीक है? हर एक प्रोविजन के ऊपर बनाना आपको, ठीक है? ये हैबिट डाल लो आज से अपने पास में। इट्स नॉट ऑफ टुडे ओनली। जब तक पढ़ाई करोगे लॉ के पार्ट में ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा अपने एग्जांपल्स फ्रेम करने हैं। आइए तो बात समझना यारो। बोला एग्रीमेंट टू डिफ्रॉड अदर्स, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं भैया फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। फ्रॉड करने के इरादे से, फ्रॉड करने के पर्पस से अगर आप किसी के साथ में कोई अग्रीमेंट कर रहे हो तो बेटा उस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा, और अनलॉफुल होगा इसलिए वो अग्रीमेंट भी या वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ही होगा। बेशक आपने अग्रीमेंट किया, बेशक आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, बट आपकी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मेन पर्पस था फ्रॉड करना। तो ऑलवेज रिमेंबर उस अग्रीड पार्टी की चॉइस पर बाद में अगर वो कोर्ट पहुंच गया तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। तो क्वेश्चन ये आता है वॉइड क्यों बनता है यारो? तो नॉर्मल समझना, हमने सेम सीखा था आपके पास में फ्रॉड को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में। बट मैं एक बात बोल रहा हूं, किसी को फ्रॉड करने के इरादे से अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई? क्योंकि फ्रॉड में तो वॉइडेबल बनता है, बट मुझे बता फ्रॉड करने का पर्पस था, फ्रॉड हुआ नहीं है, फ्रॉड करने का पर्पस था। बताओ ऐसा अग्रीमेंट आप करते हो तो क्या उस अग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा? आंसर इज नो, नहीं बनाया जाएगा। वहां पे क्या था? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बाद में अग्रीड पार्टी बोलती है। यहां क्या बोल रहे हैं? अग्रीमेंट जिसे आपने बनाया और पर्पस था फ्रॉड करना, तो दैट इज कॉल्ड, वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ना वो अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो बनेगा वॉइड पार्ट। एग्जांपल लिखवाओ इसके ऊपर, चलो एग्जांपल लिखते हैं। लो भैया लिखो एक चुन्नू मुन्नू से एग्जांपल बेटा। एग्जांपल में लिखो, नोट करना, लिखो अग्रीमेंट टू सेल, लिखो अग्रीमेंट टू सेल बोगस प्लॉट्स, बोगस प्लॉट्स इन दिल्ली, इन दिल्ली, बोगस प्लॉट इन दिल्ली फॉर रुपीज 50 लाख, 50 लाख रुपए में दिल्ली के अंदर बोगस प्लॉट को बेचना। अब आपके मन में क्वेश्चन है बोगस क्या होता है यार, है ना? सुनो, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे घर के आसपास दिख जाएगी तुमको। होता है ना ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जमीन खाली पड़ी है, किसी की नहीं है वो, ना कोई बाउंड्रीज, ना कोई गेट लगा, दरवाजा, कोई मालिक कोई नहीं है उसके पीछे। तो आज के बाद याद रखना, जिसका मालिक कोई नहीं है, जिस जमीन का मालिक, उसका मालिक है गवर्नमेंट, याद रखना।
अगर आपके पर्टिकुलर स्टेट में वो चीज आती है और जिसका मालिक कोई नहीं बेटा, उसे बोलते हैं बोगस प्लॉट। बोगस खाली प्लॉट पड़ा है, तो उसका मालिक एक्चुअली होता कौन है? गवर्नमेंट होती है भैया। जिसका कोई नहीं उसी गवर्नमेंट मालिक है, ऑलवेज रिमेंबर। तो मुझे बताओ, अगर मुझे खाली प्लॉट दिख गया और मैंने बोला भैया प्लॉट आज से मेरा है और मैं इसे बेच रहा हूं, बताओ। तो क्वेश्चन इज, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? आपका प्लॉट। आपका प्लॉट अनलॉफुल नेचर का कहलाएगा और इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। तो बताओ बेटा, उस ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है तो क्या वो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? आंसर इज नो। क्या बोलेंगे? दैट विल बी वॉइड, वो वॉइड बनेगा। बोलो क्लियर हो गया? वॉइड का मीनिंग हम पहले भी सीख चुके हैं। वॉइड मींस व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जिसे लॉ एनफोर्स करने से मना कर दे, ना करे, उसे बोलते हैं वॉइड का पार्ट। बोलो क्लियर हुआ? तो याद रखना, डिफ्रॉड के पर्पज से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो दैट इज ऑलवेज वॉइड। ये बात आपने लिखी भी, मेंशन भी की, दिखाता हूं, देखो दिखाता हूं क्या कह रहा है, पढ़ना। कह रहा है सिंपल सी बात, इट इज इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज टू डिफ्रॉड अदर्स, द अग्रीमेंट इज वॉइड। ऐसे केस में अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल दिखाता हूं तुमको मैं। कह रहा भैया, ए बीइंग एजेंट फॉर द लैंडेड, कौन सी? लैंडेड प्रोप्राइटर अग्रीज फॉर मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बी ए लीज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल। The agreement between A and B is void as it implies fraud by the concealment of A on his principal। भाई क्या बोला इस कहानी में, पूरी कहानी में? इसमें बोला भैया जो प्रिंसिपल ओनर था, ओनर एक किसी प्रॉपर्टी का एक ओन मालिक था, रिमेंबर। अब हुआ क्या, एक व्यक्ति ने, एक बायर ने क्या किया, उसके एजेंट के पास गया और उसको बोला भैया मैं ये प्रॉपर्टी लीज पे खरीद रहा हूँ, कुछ अमाउंट तुझे कमीशन दे दूंगा, एग्जांपल समझना, कुछ अमाउंट तुझे दे दूंगा और मुझे ये जो लैंड है ये बिना अपने मालिक को बताए मुझे बेच दे। नॉर्मल केस में क्या होता है भैया, एजेंट के बिहाफ पर प्रिंसिपल लायबल होता है। बट क्वेश्चन सोचो ध्यान से बात को, यहां पर आप कंसील कर रहे हो। देखो लिसन टू मी, वर्ड लिखा हुआ कंसीलमेंट बाय ए। भाई सिंपल सी बात, आप चीजों को छिपा रहे हो, प्रिंसिपल ओनर से, प्रिंसिपल से बात छिपा रहे हो। छिपाना भी, फॉल्स स्टेटमेंट देना या फॉल्स हाइड कर, चीजों को हाइड करना, इसे बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। तो ये भी क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस है फ्रॉड करना। तो जहां फ्रॉड वाला पार्ट दिख जाएगा ना, हम पढ़ चुके हैं कंसीलमेंट में, हमने एक वर्ड सीखा था, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन को छिपाना भी आपका फ्रॉड करने के पर्पस को शो करता है। तो लॉ ने बोला भैया अगर ऐसा है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज, क्या शो करोगे? उसे हम वॉइड करार देंगे। जैसे हमने क्या किया भाई, बोगस प्लॉट इन दिल्ली, आपको पता ना बोगस प्लॉट है, जिसको बेच रहे हो उसे बोल रहे मेरा है। बताओ, आपको पता है बोगस प्लॉट था, बट जिसे आप बेच रहे थे उसको आपने बताया तो मेरा है। तो यहां पर क्या किया, आपका पर्पस था फ्रॉड करने का। रिमेंबर, पैसा लूंगा भाग जाऊंगा, सिंपल सी बात, हम देखता रहेगा अपने आप। तो ये पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि भैया ये भी क्या रहेगा, अग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा बेटा। बोलो क्लियर है? आगे आता हूं, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पे आया बेटा हमारे पास में कौन सा, डिफ्रॉड वाला पार्ट हमारे पास में हो गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी और डैमेजेस टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी। इस पे तो मैं तुम्हें रियल एग्जांपल देता हूं, सुनो ध्यान से बात को। इस पे मैं तुम्हें रियल एग्जांपल देता हूं। एक दिन एक बच्चा मुझे बोलता है, सर मैंने आपकी बुक देखी। नॉर्मली ये भी आपको जो बुक्स मिल रही है, ठीक है, इसी बुक का पब्लिकेशन राइट एक अपने पास में, जो एक मेरी बुक है, मेरी बुक का पब्लिकेशन राइट एक लीडिंग पब्लिकेशन, इंडिया का लीडिंग पब्लिकेशन भरत पब्लिकेशन के पास में, ठीक है। तो पब्लिश करता है और ऑल इंडिया में बुक्स बिकती है। जितने भी ऑल इंडिया में जितनी भी सिटीज़ हैं, उन सिटीज़ के बुक स्टोर्स के ऊपर वो बुक बेची जाती है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बिकती है। अब वो बुक क्या है ना पता बेटा, उस बुक के ऊपर एक वर्ड तुमने पेज खोलोगे ना, उसे तो एक वर्ड दिखने को मिलता है, कॉपीराइट। सीओसी की बुक पे नहीं मिलेगा क्योंकि सीओसी को मैंने राइट दे रखा है अपने पास, वो राइट मैंने अलॉट कर रखा है। बट पब्लिकेशन की बुक के ऊपर आपको राइट मिलेगा, मेरा दिखेगा कॉपीराइट। एक बात बताओ यारो, अगर मेरी बुक के ऊपर मेरा कॉपीराइट है, विच मीन्स भरत पब्लिकेशन का कॉपीराइट है, बच्चा मुझे कह रहा है सर मैं सेम बुक छाप लूं तो मैं भी पैसे कमा लूंगा। अब सोचो, कॉपीराइट बेटा एक प्रॉपर्टी होती है। कॉपीराइट इज टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डू यू नो दिस? बात की हम लोगों ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं बेटा। तो कैन यू प्लीज टेल मी, इफ समवन वांट्स टू प्रिंट द बुक्स अगेंस्ट माय कॉपीराइट, तो उस केस में क्या कहोगे? क्या उस केस में ऐसा नहीं कहोगे क्या कि आपने उस पर्टिकुलर कॉपीराइट के अगेंस्ट में किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? बोला हाँ सर। और सुन लो, आप फिल्में देखते हो? फिल्में आप देखते, कभी कभी देखते हैं मूवी, है ना? तो जो मूवीज आती हैं
तो देखो सुनते मूवीज की डुप्लीकेट कॉपी बना ली जाती है कि मूवी लीक हो गई। लीक का मतलब क्या है? इतनी मेहनत करके उन्होंने अपने चीजों के ऊपर अपना अधिकार रखा, कॉपीराइट होता है फिल्मों के ऊपर। उसके बाद क्या किया, उसकी कॉपी बना ली किसी और ने, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो वो भी क्या है बेटा, दैट इज ऑल्सो कंसीडर अंडर दिस पार्ट। एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी। किसी की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वहां पर तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कहलाएगा और कॉन्ट्रैक्ट भी क्या बनेगा, एग्रीमेंट भी क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। दोबारा और सुन लो, किसी पर्सन को मार पिटाई करने की बात कर रहा हूं, उसके हाथ पैर तोड़ दे 5,000 रुपए दूंगा। एग्जांपल, किसी व्यक्ति को मारने पीटने की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं उसके हाथ पैर तोड़ दे, मैं तो 5,000 रुपए, झगड़ा है मेरा उससे, मैं नहीं मार रहा, तू मार दे उसको। नाउ प्लीज टेल मी, मैं तुमसे एग्रीमेंट कर रहा हूं 5,000 दूंगा और तुमने पीट दिया उसको। नाउ प्लीज टेल मी, यहां तुम्हारे मेरे बीच में जो अग्रीमेंट हमने बनाया था वहां ऑब्जेक्ट क्या था? एग्रीमेंट टू बीट समवन फॉर सम रुपीज। इट इज ए पार्ट ऑफ अनलॉफुल कैटेगरी बेटा। इट सिंपली मीन जहां अनलॉफुल है वो क्या बनेगा, वॉइड बनेगा। तो रट्टा नहीं मारना, बी प्रैक्टिकल इन दिस। क्या बोला मैंने, अब पॉइंट समझना। मैंने बोला भैया नेक्स्ट प्रोविजन है हमारे पास में, किसका पार्ट पढ़ रहे हो? अभी हम पढ़ रहे हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन के पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, तो बात करेंगे क्योंकि इसी के बाद आगे सब कैटेगरी बनने वाली है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 लिखो बेटा। 4 क्या लिखो, अग्रीमेंट, नोट करो, अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी। अग्रीमेंट इन्वॉल्व्स इंजरी और डैमेजेस, नुकसान पहुंचाना। डैमेजेस टू ए पर्सन, किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाना, और हिज प्रॉपर्टी, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। अब वो प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल नेचर की हो बेटा या वो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल नेचर की हो, दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कहलाती है। रिमेंबर, आज तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी गाड़ी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। तो वर्ड है प्रॉपर्टी, चाहे क्या हो, प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल नेचर की हो या प्रॉपर्टी चाहे इंटेलेक्चुअल नेचर की हो, दोनों की दोनों केसेस के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर अगर कोई पर्सन इन प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रीमेंट करता है तो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विल बी वॉइड। अब आप जानते हो वॉइड क्यों बोल रहा हूं बार बार, रीजन इज, आंसर वही रहेगा। वॉइड क्यों कह रहा हूं भाई, क्या बोलूंगा, सच एग्रीमेंट विल बी वॉइड। क्या बोलूंगा, सच एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे बेटा, विल बी वॉइड। तो अब से क्या आंसर सोच पाओगे इसका? बार बार मेरी तरफ से वॉइड लिखा जा रहा क्यों है? रीजन इज सर, क्योंकि हम जान चुके हैं वॉइड इसलिए क्योंकि यहां पर ही जो ऑब्जेक्ट की बात की है ना आपने, जिस कंसिडरेशन को पूरा करके अग्रीमेंट बनाया गया, वो अग्रीमेंट क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या है बेटा, वो अनलॉफुल नेचर का, इसलिए आप उसे वॉइड कह रहे हो। बोलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है नहीं आ रही? कॉमन सी बात समझो। अब जितने भी पार्ट हमने सीखे उन सभी पार्ट्स के अंदर जो कंसिडरेशन अग्रीमेंट का हिस्सा बन रहा था, मतलब इन शॉर्ट आप जो अग्रीमेंट कर रहे थे और जिसमें जो कंसिडरेशन था, विच मींस ऑब्जेक्ट और प्राइस की जो बात कर रहे थे, वहां या तो ऑब्जेक्ट या पूरा पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल नेचर का था। अनलॉफुल नेचर का था इसलिए वो पार्ट वैलिड नहीं बन रहा, वो वॉइड बन रहा है, क्योंकि लॉ ने उसे अलाउ ही नहीं किया, लॉ उसे अप्रूव ही नहीं करेगा। रिमेंबर, तो एग्जांपल लिखे इसमें, आओ लिखते हैं एग्जांपल। तो नोट करो बेटा, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल जो मैंने बोला वही लिखता हूं, ठीक है? लिखो नंबर 1, अग्रीमेंट टू, लिखो अग्रीमेंट टू प्रिंट बुक्स, अग्रीमेंट टू प्रिंट बुक्स अगेंस्ट द कॉपीराइट, अगेंस्ट द कॉपीराइट। किसी के कॉपीराइट के अगेंस्ट में बुक्स को प्रिंट करना भी किसका पार्ट है बेटा, अनलॉफुल पार्ट है। तो आपको देखो क्या होता है, आपके पास जो क्वेश्चन मिलता है आपको उससे समझना होता है, अरे क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, पर्सनल नुकसान पहुंचा रहे हो, अच्छा इस कैटेगरी का पार्ट बनता है। तो आपको एग्जाम में स्पेसिफिक वो प्रोविजन देखना पड़ता है अपने पास में, पहली बात। और लिखूं नंबर 2, लिखो लिखो अग्रीमेंट टू बीट समवन, किसी के मार पिटाई करवा दो, अग्रीमेंट टू बीट, अग्रीमेंट टू बीट, लिखो अग्रीमेंट टू बीट रामलाल, रामलाल फॉर ₹5 लाख, 5 लाख रुपए देके तुम रामलाल को पीटने की बात करवा रहे हो। तो व्हाट इज दिस, क्या कहलाएगा भाई? 2 लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं कि रामलाल को पीट दो। अब जवाब दो क्या पार्ट बनेगा? इट इज अगेन ए केस ऑफ अग्रीमेंट इन्वॉल्व और ए पर्सन और प्रॉपर्टी। चाहे पर्सन की बात कर रही हो चाहे प्रॉपर्टी की बात कर रही हो, दोनों में अगर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है ना बेटा, दैट अग्रीमेंट विल बी वॉइड, वो अग्रीमेंट वॉइड ही रहेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं सकता। बोलो क्लियर हुआ? क्या ये पार्ट तुम्हें समझ में आया? डन है? तो हमने पढ़ लिया कौन सा, फ्रॉड करने के पर्पज से
या किसी को नुकसान पहुंचाने के पर्पज से किया गया एग्रीमेंट वॉइड ही होता है। डन है। आगे आता हूं। अब एक पार्ट आएगा नेक्स्ट, सुनना ध्यान से, बड़ी प्यारी बात है। लिखो कौन सा हो गया, 4 हो गया हमारे पास है ना, फिफ्थ लिखते हैं। फिफ्थ लिखो बेटा, फिफ्थ पार्ट इज, लिखो इमोरल अग्रीमेंट। इमोरल अग्रीमेंट्स, नाम में छिपा है इमोरल, मोरल नहीं है भाई। मोरल क्या होता है, बोलते हैं नैतिक वैल्यू। द वर्ड मोरल मतलब नैतिक, नैतिकता मतलब क्या होता है, व्हेन somebody saying ये तुम्हारी मोरल वैल्यूज है। व्हाट इज मोरल वैल्यूज, नैतिक वैल्यूज। नैतिक वैल्यू क्या होती है भाई, तुम्हारी सोशल वैल्यूज हैं। सुनना ध्यान से बात को, इमोरल और मोरल द टू वर्ड्स गाइस। मोरल का मीनिंग होता है इस समाज में जहां तुम रह रहे हो बेटा, यहां तुम्हारी कुछ अधिकार हैं, यहां तुम्हें कुछ चीजों को फॉलो करना होता है, सोसाइटी में रहकर समाज की चीजों को फॉलो करना होता है। नाउ प्लीज टेल मी, अगर आप ऐसे किसी भी पर्पस में किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हो जिसे सोसाइटी की साइड से मोरल नहीं माना गया, तो बेटा उसके ऑब्जेक्ट को भी अनलॉफुल माना जाएगा, लॉफुल माना नहीं जाएगा। क्या मुझे बताओ, हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन वाला पार्ट कहीं भी पॉसिबल है? जिस मरोसी धंधा नॉर्मल पूरे इंडिया में अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, अब बड़े हो चुके हो तुम लोग, अब सीखो इन चीजों को ध्यान से, तुम्हें पता होना चाहिए। मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर अलग अलग जगह पर ऐसे एरियाज बने हुए इंडिया के अंदर। बट मुझे बताओ क्या कहीं भी पॉसिबल है क्या? कहीं भी पॉसिबल है? आंसर इज नो गाइज। किसी भी तरीके का सोशल अनरेस्ट फैलाना इमोरल कैटेगरी का हिस्सा बनता है। इसीलिए लो कहता है भाई, ऑल दोज अग्रीमेंट विच आर मेड फॉर इमोरल पर्पसेस, those agreements will be termed as immoral agreements and hence void। बोलो क्लियर ये बात क्या बोली मैंने? तो क्या बोलूंगा भाई, सिंपल सी बात, वर्ड इमोरल मतलब फॉर इमोरल पर्पस। तो क्या बोलूंगा, कौन से एग्रीमेंट, लिखो अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स मेड फॉर, अग्रीमेंट्स मेड फॉर इमोरल पर्पसेस। अब एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर आपको मैं, इमोरल पर्पसेस, अग्रीमेंट्स मेड फॉर इमोरल पर्पसेस, क्या बोलेंगे, will be void, will be treated as void agreement। ऐसे अग्रीमेंट क्या कहलाएंगे मेरे लाल, ऐसे अग्रीमेंट को void agreements कहा जाएगा। ये वैलिड नहीं बन सकते, ये वैलिड नहीं कहलाएंगे, लो इन्हें एनफोर्स नहीं करेगा। एग्जांपल दो सर, लो भाई ले लो एग्जांपल इसके ऊपर। तो लिखता हूं एग्जांपल नंबर 1, सुनना, नोट कर रहा हूं, लिखो एग्जांपल नंबर 1, प्रोस्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन, हिंदी में बोलते हैं वैश्यावृत्ति। अब नॉर्मली मुझे बताओ, इन केस ऑफ, सुनना ध्यान से बात को, एक मूवी आई थी बहुत पुरानी फिल्म है, मेरे टाइम मुझे याद है उस टाइम पे, तेरे नाम पिक्चर थी, तेरे नाम है ना, सलमान खान की। उस मूवी में एक चीज दिखाई गई थी कि एक अच्छे वाले जहां रेजिडेंशियल एरिया था, लोग बाहर रहते थे, वहीं पर कुछ लोगों ने आके एक घर रेंट पे लिया और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू कर दिया। लेडीज वगैरह थी, गर्ल्स वगैरह थी, लोग उस चालू कर दिया। तो नॉर्मली जब उन्हें खाली करने के लिए कहा गया उस फिल्म में, तो बोले नहीं खाली कर रहे, क्या बिगाड़ लेगा भैया, क्या कर लेगा तू। तो ऐसे केस में कोर्ट के पास अगर तुम जाओगे भी ना, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, कोर्ट के पास अगर जाके तुम ये कहते हो कि सर वो खाली नहीं कर रहे और हमारा रेंट नहीं दे रहे, तो नॉर्मली केसेस में कोर्ट तुम्हें बोलेगा खाली करवा लो, वो बड़ी बात है, रेंट लेने का अधिकार तुम्हारा वहां से नहीं बनता। क्योंकि रीजन इज, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए, इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपने अपना घर रेंट पे दिया है, तो तुम्हारा रेंट अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट तुमने किया, वो अग्रीमेंट भी वॉइड है। तो याद रखना क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन क्या बोलेंगे सर, एनी, बोलूंगा एनी अमाउंट, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड, कैन नॉट बी रिकवर्ड। आप उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया ये पर्पस, ये ऑब्जेक्ट क्या था, आपने अगर इस चीज के लिए अग्रीमेंट किया तो वहां कोई पैसा रिकवरी पॉसिबल है ही नहीं। रीजन इज, क्योंकि लॉ ने बोला भाई ये सारे अग्रीमेंट इमोरल नेचर के हैं और जो इमोरल होंगे हम उन्हें साफ तौर पर सीधा क्या बोलते हैं, वॉइड करार देते हैं, वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाएंगे, वो वैलिड नहीं बन सकते मेरे लाल। बोलो क्लियर हो गया? एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूं, सुना ध्यान से बात को। एक ना रियल, देखो ये सारी रियल बातें बता रहा हूं आपको मैं। एक था बेटा अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज, कनकबिनेज क्या है? व्हाट इज कनकबिनेज, क्या होता है? सुनो ध्यान से, इसका मतलब होता है बेटा बिना शादी के, लिखता हूं मैं,
बिना शादी के किसी के साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट, साथ रहने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट। बट ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रात रहने का नहीं है, पैसे के बदले हैं, मतलब पैसा मिलेगा। हाँ बेटा, अब सुनो बात ध्यान से, ये रियल पार्ट हो चुका है, एक्चुअली हो चुका है। ये कहानी है इंग्लैंड की कहानी होगी, ऐसे बातें वहीं से निकल के आई हैं, तुम सुनना ध्यान से बात को। इंग्लैंड में एक फादर ने अपनी बेटी, इकलौती बेटी को अपने पास रखने के लिए कि मेरी बेटी मुझे छोड़ के कभी ना जाए। बेटी चाहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मैं शादी कर लूं, उसके साथ रहूं। अब कल्चर भी तो वहां पे ऐसा ही है कि शादी नहीं भी करे तो साथ रहने की ट्राई करते हैं वहां पे, तो भैया फॉरेन कंट्री में ये चीज चलती है वहां पे, कुछ कंट्रीज के अंदर। माय पॉइंट इज, तो ऐसे केस में फादर ने अपने बेटी को ये बोला, देख सिंपल सी बात है, ऐसा मत कर, जो लड़का है उसको हम ले आते हैं, वो तेरे पास तेरे साथ ही रहेगा, तुम बीइंग ए मैरिड पर्सन रहो, शादी मत करो, मैं उस लड़के को पैसा पे करता रहूंगा हर महीने, उसे आने के लिए पैसा भी दूंगा। और ये एग्रीमेंट किया गया। अब हुआ क्या, कुछ महीने साथ रहे तीनों लोग, है ना, पापा भी, बेटी भी और वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड भी। कुछ समय बाद बाप ने किसी झगड़े की वजह से पैसा पे करना बंद कर दिया। लड़के को आया गुस्सा, वो पहुंच गया कोर्ट के अंदर। जज साहब मेरा पैसा नहीं दे रहा। किस बात का पैसा? बोला इनकी बेटी के साथ रहता हूं, इस बात का पैसा। तो लो ने क्या बोला, नालायक कैसी बातें कर रहा है तू, ये अग्रीमेंट इमोरल नेचर के हैं। बेशक हमारा देश ऐसा, वहां ये चीजें अलाउड नहीं है, पैसे के बदले नहीं है। लिव इन अलाउड है भैया, लिव इन तो इंडिया में भी अलाउड है। रिमेंबर, बालिक लोग हैं साथ रह रहे, अलाउड है, इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा। लेकिन पैसे के बदले अगर आप बात कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड, आप क्या बोलोगे, इमोरल पर्पस। तो इन शॉर्ट सच एग्रीमेंट विल बी इमोरल एंड हेंस इट विल बी वॉइड। तो वहां वॉइड है, तब तो इंडिया में भी क्या है, वॉइड ही है बेटा, सिंपल सी बात है। डन है गाइस। तो ये था इमोरल एग्रीमेंट वाला पार्ट। और इसको सिर्फ ये दो मत याद रखना, इसमें तो ये याद रखना, जब भी सोसाइटी के अगेंस्ट में कुछ भी चीज की जा रही होगी, सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट में कोई भी एग्रीमेंट किया जा रहा होगा, ऑलवेज रिमेंबर गाइज दैट एग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज इमोरल। और एग्जांपल दूं, सुनो, दंगे करने हैं बेटा, पड़ोस में आग लगानी है, बताओ मुझे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, क्या बोलोगे, मॉरल है? नो, इमोरल पर्पस है भाई, सिंपल सी बात। सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट में जब भी कोई काम किया जाएगा, वो अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा अनलॉफुल कैटेगरी में आएगा। और उसे हम बोले, क्या बोले, पढ़ना क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सर दैट इज अ पार्ट ऑफ इमोरल एग्रीमेंट। इमोरल क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। तो आप लोग चेक कैसे करते हो, चेक भी ऐसे करना होता है भाई। जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 पढ़ रहे हैं, ये सब किसके हिस्से हैं सर? ये सब हिस्से हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के। रिमेंबर, अनलॉफुल कंसिडरेशन होता क्या है सर? ये सब होता है वॉइड। इसलिए मैं वॉइड आंसर दे रहा हूं बार बार, सिंगल याद मत करो, तरीका सीखो भाई। सिंपल सी बात, मैंने बोला अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज अगर दे दिया गया, किसका पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ, लिसन टू मी, लाइन चेंज करता हूं, कलर चेंज करता हूं। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है इमोरल का। इमोरल किसका पार्ट है? अनलॉफुल का। अनलॉफुल किसका पार्ट है? वॉइड का। तो ये लाइन ऐसे बनी हुई है, और मैं कुछ नया नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इसके वर्ड को ही कनेक्ट कर रहा हूं। आई एम सेइंग अग्रीमेंट फॉर कनकबिनेज इमोरल एग्रीमेंट होता है। इमोरल है इसलिए वो अनलॉफुल कैटेगरी में आता है, अनलॉफुल है इसलिए वो वॉइड होता है। खत्म होगी बात। किसी भी पार्ट में अप्लाई कर लो, सब में यूं ही अप्लाई होगा। इससे पहले भी तूने क्या चेक किया, मैंने बोला अग्रीमेंट टू प्रिंट बुक्स अगेंस्ट द कॉपीराइट, तो किसका पार्ट था? ये पार्ट था इसका। ये किसका पार्ट था? ये पार्ट था अनलॉफुल का। समझ रहे हो, ये पार्ट था अनलॉफुल कंसिडरेशन का। ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, अग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा। तो मैं ये चेन है बेटा, सिंपल सी बात, हर पार्ट में एप्लीकेबल इस तरीके से पढ़ो। जो लाइनें आप बोल रहे हो तो 1 2 3 4 ऐसे बनती है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब ये बात हो गई हमारी इमोरल तक की बात। अब नंबर आ रहा है बेटा उसका जो सबसे शानदार जानदार है इसका पार्ट। आओ बात कर ली जाए हमारे पास में हमारे फोर्थ पार्ट के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड, लिखो, अपोज टू, सॉरी फोर्थ नहीं, कौन सा, सिक्स्थ बनेगा वो। सिक्स्थ द लास्ट वन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये सुनना बड़े काम की चीज है। अभी अभी आपने बोला इमोरल पर्पस के अगेंस्ट में, इमोरल पर्पस के लिए जो भी एग्रीमेंट किया गया वो वॉइड होता है। देन क्वेश्चन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है फिर? लेट मी शो यू गाइस, समझना ध्यान से बात को, वर्ड तोड़ता हूं तो आप लोगों के लिए। अपोज का मीनिंग होता है अगेंस्ट। अपोज का मीनिंग क्या है भाई? अगेंस्ट।
पब्लिक पॉलिसी मतलब आम जनता के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, मतलब क्या बोलेंगे, आम जनता के लिए, मैंगो पीपल के लिए, आम जनता के लिए जो पॉलिसीज बनाई है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, सब मिलजुल के रह सकें। इस चीज के लिए जो पॉलिसी बनाई है, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जब भी इस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ भी काम किया जाएगा तो उसे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कहा जाएगा। अब वर्ड समझना ध्यान से, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों कहा गया? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में गए तो वो काम तुम्हारा क्या कहलाएगा, बताना मुझे। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में तुमने कोई भी काम किया तो वो काम तुम्हारा कहलाएगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। उस काम में जो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है वो क्या कहलाएगा, वो अनलॉफुल कहलाएगा। वो अनलॉफुल कहलाएगा, इसलिए वो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहलाएगा, वो वॉइड कहलाएगा मेरे लाल। ये तो वही कहानी होगी पीछे वाली, ध्यान से, ये था तो ये था, ये था तो ये था, रिमेंबर। बट मेरा प्रश्न अब सुनो, बड़ी काम की बात बेटा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में तुम्हें इस प्रोविजन के अंडर प्रोविजन पढ़ने को मिलते हैं। मतलब आपको जानना होता है कि सर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती हैं, हमें किन किन चीजों को याद रखना है, हमें किन किन पार्ट को याद रखना है। मैं इन्हें प्रोविजन कह सकता हूं, मैं इन्हें एग्जांपल्स ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी कह सकता हूं, बट आपको इनकी सब कैटेगरी याद रखनी है कि किस कैटेगरी में क्या होता है। तो बात समझते हैं, पॉइंट क्या है अब बात समझना। नंबर 1 भाई, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑल्सो, यू कैन गेट द पिक्चर। भाई देखो ध्यान से, क्या पढ़ा, इन्वॉल्व इंजरी और डैमेज टू पर्सनल प्रॉपर्टी, क्या होता है, वॉइड होता है। आगे आता हूं, नेक्स्ट इज कॉल्ड भाई इमोरल अग्रीमेंट या इमोरल पर्पसेस, जिसे इमोरल क्रेडिट किया गया उस पार्ट में क्या हुआ। अब हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। ये सारे वॉइड हैं, जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब वॉइड हैं। तो टॉपिक अलग से हमारे पास में, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है भैया, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होगा। पब्लिक पॉलिसी मतलब भाई पब्लिकली जो पब्लिक को गुड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो वो यूज कर रहे होते हैं, किसी की मैरिड लाइफ है, लीगल एग्जांपल कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो किसी भी तरह डिसीजंस हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, एलियन एनिमी, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, झूठी गवाही देना, रिमेंबर, मेंटेनेंस चैम्पर्टी, किसी की शरीर उड़वा देना, ये क्या है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए घूस खाना, ये ऑल सच थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो वर्ड समझना, स्टार्टिंग के पार्ट में नहीं, आप सीधा इस पॉइंट पे यहां पर आना कि वो कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं, टाइप्स हैं, जिन्हें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कंसीडर किया गया है। हमें ये पढ़ना है मेरे लाल। तो हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है। चले आओ दिखाता हूं, सुनो ध्यान से बात को, जो बता रहा हूं वही करना अपना, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं करना। आओ आओ आओ, अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझे बोला सर कि आपकी बुक के अंदर कंटेंट, बेटा मैंने अपनी बुक के अंदर कंटेंट एडिशनल डाला हुआ है, प्लीज सुनो ध्यान से बात को। इसलिए आई एम जस्ट ऑलवेज प्रेफरिंग यू कि जो क्लास में कवर कराता हूं उसी को फोकस किया करो। मैंने आपको अपनी बुक के अंदर आप लोगों के लिए कंटेंट एक्स्ट्रा दिया है ताकि तुम्हारा एक कनेक्शन आगे एडवांस लेवल पे कनेक्ट हो सके, तुम्हारा नेक्स्ट लेवल की तुम अभी से तैयारी कर सको चीज के बारे में। यू शुड हैव द नॉलेज। कुछ चीजें मैंने नॉलेज पॉइंट से ऐड ऑन की हैं, बट याद रखना आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है वो जो मैं क्लास में कवर करवाता हूं, क्योंकि क्लास में हम अपना पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग कवर करते हैं, और ये मेरी गारंटी है, मेरी श्योरिटी है बेटा, एक सिंगल पार्ट भी तुम्हें एग्जाम में बाहर से नहीं दिखेगा। इट्स बीइंग 16 ईयर्स, मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब ज्यादा ही हो गया मेरे को, आज तक तो कुछ बाहर से आया नहीं जो बनाया मैंने। सर कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं ये बात, आगे का पता नहीं बेटा, अभी तक तो आया नहीं है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि जो करा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं करना, डोंट वरी अबाउट दैट। चले आइए भैया बात कर ली जाए। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कौन कौन से पार्ट है, मैं सबके नाम लिखता हूं, ठीक है। नंबर ए, सबसे पहले है अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी, पहले नोट कर लो मेरे साथ में, अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी, अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी। दूसरा लिखो बी पार्ट, लिखो सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, सब नोट कर लो पहले, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। सर पब्लिक ऑफिस मतलब डिपार्टमेंट नहीं बेटा, पब्लिक जॉब्स को बोलेंगे यहां पे हम लोग। थर्ड लिखो, हैं इसीलिए अलग है क्या, हाँ बेटा देखो 5th 6th पार्ट का एबीसी सिखा रहा हूं, इसकी कैटेगरी सारी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, झूठी गवाही देने को बोलते हैं, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। आगे आओ, 1 2 3 एबीसी हो गया, लिखो डी लिखते हैं, डी नोट करो, लिखो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस
इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय के मामले में दखल अंदाजी करना, जस्टिस। डी के बाद ई लिखो, लिखो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। सर ये तो पहली बार नाम सुन रहे, चैम्पर्टी क्या होता है बताऊंगा बेटा, पूरा पढ़ लो, लिख लो, नोट कर लो, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ठीक है। लिखो इसके बाद में ई का एफ लिखता हूं आगे, लिखो अग्रीमेंट, अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बनाया गया अग्रीमेंट। जो लिखवा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं है, गारंटी ध्यान रखना प्रॉपर बेटा। अग्रीमेंट क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, लिखो एफ ए बी सी डी ई एफ जी, जी लिखो, लिखो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट बोलता रुकवाने को, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी रुकवाने के लिए किया गया अग्रीमेंट। जी एच लिखो, अग्रीमेंट फॉर इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए किया गया अग्रीमेंट, कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए किया गया अग्रीमेंट। कोई लीगल काम में अगर धंधाजी करोगे ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कंसीडर होता है, वहां पर गए और हमने कर दिया, नहीं अलाउड है भैया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच के बाद लिखो आई, आई लिखो अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी के बिजनेस को बंद करना, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस या प्रोफेशन, यस प्रोफेशन भी, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन के बीच में अगर टांग अड़ाते मिल गए, अग्रीमेंट करते मिल गए बंद कराने के लिए, तो याद रखना वो भी इसी का हिस्सा है मेरे भाई। आगे जे लिखो, अग्रीमेंट कौन सा, अग्रीमेंट अगेंस्ट दी, अग्रीमेंट अगेंस्ट दी, अगेंस्ट दी ड्यूटी, अगेंस्ट दी ड्यूटी, ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, अगेंस्ट द लीगल ऑब्लिगेशन। आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनती है, आप अच्छे भले काम करते हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट के जॉब बंदे हो, तो ऑफिशियल लीगल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट में कोई काम करोगे तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट ही बनेगा। लिखो एबीसीडी एफ जी एच आई जे के, लिखो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, सर ये अलग है, हाँ ये अलग है बेटा, मैरिज ब्रोकरेज बोलता है ब्रोकर को, दलाल को, ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, शादी करनी है लेकिन लड़की खरीद के लेके आओगे। ये मैं कोई मैट्रिमोनियल साइट की बात नहीं कर रहा हूं कि लड़की मिला दें, वो नहीं है, ये अलग है। तो गाइस ये पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर पूरा पार्ट कि ये सारे अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के हिस्से बनते हैं। ये पूरा खत्म होने के बाद ये क्लास भी खत्म हो जाएगी हमारे पास में, टॉपिक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो अगली 20 मिनट में पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, बस सुन लो ध्यान से। चलें स्टार्ट करें, आओ। नोट नहीं किया, नोट कर लेना, ध्यान से रोके नोट कर लेना, ठीक है। वन बाय वन स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना चालू करो, बातों को मिस मत करना, जो बातें बोलूंगा वो तुम्हारे माइंड में बैठ जानी चाहिए, और बैठ जाएंगे अगर तुम ध्यान सुनोगे बातों वाली। सिर्फ सुन लो, अब रिलैक्स होके बैठो। हम पढ़ रहे हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिन्हें हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का हिस्सा मानेंगे। तो पहला आता है मेरे लाल, बोला अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी। तो वर्ड है एनिमी का मतलब तो पता है, दुश्मन को बोलते हैं। द वर्ड एनिमी मतलब दुश्मन। प्लीज सुनना ध्यान से, अब पूरे कान आंखें यहां लगा लो क्लास के अंदर, इस टाइम फोकस से। क्या बोला, अग्रीमेंट विद एलियन एनिमी। एनिमी का मतलब दुश्मन है, क्या एलियन का मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी को बोलेंगे? क्या मैं जादू की बात कर रहा हूं? जादू नहीं ना भैया। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट एलियन एनिमी, इट मीन्स एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे देश का नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से बात को। लोग कहता है इन केस ऑफ वॉर, रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। लोग कहता है इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ वॉर, जब भी युद्ध होता है, वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, जब भी वॉर होता है दो कंट्रीज के बीच में, उस वक्त पर उन दोनों कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे के एलियन एनिमी कहलाते हैं। क्या बात करो, सच्ची मुच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची बेटा। क्या बोला, इन केस ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, जब भी
दो कंट्री, इसको थोड़ा स्लो उसमें लिखता हूँ, कम छोटे में लिखता हूँ। तो क्या बोला, पढ़ रहा हूँ ध्यान से, कह रहा इन केस ऑफ वॉर, दो बार लिखता हूँ, इन केस ऑफ वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू कंट्रीज, जब भी दो लोगों के बीच में युद्ध होगा तो उन दोनों देश के लोग एक दूसरे के एलियन एनिमी कहलाएंगे। ऑप्शन नहीं है, कहलाएंगे बेटा, कहलाएंगे। याद कर लो, आज से कुछ समय पहले इंडिया ने चाइना के साथ में अपना व्यापार बंद किया था। पबजी वाला गेम, टिकटॉक बंद कर दिया, याद है सर? वो युद्ध था। हाँ, क्योंकि नॉर्मली जिनको आज तक ये लगता है ना कि कंट्रीज में वॉर का मतलब सिर्फ मिसाइलें और गोली चलाना होता है, बॉम्ब फेंकना होता है, नहीं, इसे वॉर नहीं कहते मेरे लाल। ये तो चलता रहा, हर दिन चलता है, ये तो इंडिया पाकिस्तान डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है हमेशा। वॉर हो गया क्या? नहीं। तो वर्ड समझना, कोई कंट्री, अब अगर मैं बोलूं रशिया यूक्रेन के पीछे वॉर चल रहा है, तो चल रहा है, वो वॉर है। तो लड़ तो वो भी रहे, हाँ, लेकिन उन्होंने लड़ने से पहले आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार बंद किया। जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ में अपना ट्रेडिंग बंद कर देती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर देती है बेटा, उसको वॉर कहा जाता है। एक तुम्हें और बात याद दिलाता हूं मैं, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस दौरान में बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज और यूएस ने भी कहा था कि रशिया के साथ हम अपना व्यापार बंद कर देंगे। तो रूस के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला था? रूस के प्रेसिडेंट ने बोला था, व्लादिमीर पुतिन नाम उनका, उन्होंने क्या बोला था कि अगर यूएस ऐसा करता है तो हम यूएस की तरफ से इसे वॉर मानेंगे। ये मानना नहीं होता, ये रियलिटी में वॉर होता है। तो अगर आज तक आपको वॉर की डेफिनेशन नहीं पता तो याद रखना, वॉर का मतलब होता है बेटा, क्या बोलूंगा, बैन ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। वॉर मतलब बैन ओवर द ट्रेड, बैन ओवर द ट्रेड। जब दो कंट्रीज के बीच में व्यापार को बैन कर दिया जाता है उसे वॉर कहा जाता है। और वॉर के समय पर दोनों देश के नेशन, मतलब द रेजिडेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों देश के जो रेजिडेंट्स होते हैं ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के ऑफ बोथ द कंट्रीज, बेटा वो सारे कहलाते हैं एलियन एनिमी। उन्हीं को एलियन एनिमी कहा जाता है, याद रखना ये बात। अच्छा, ये मतलब था। हाँ, तो अब तुम सोच के बताओ मुझे, तुम एक ऐसे पर्सन के साथ में अग्रीमेंट करने जा रहे हो जो पर्सन तुम्हारे देश का तुम्हारे लिए अभी एलियन एनिमी कहला रहा है, तो लोग क्या तुम्हें अलाउ करेगा क्या? नहीं। वॉर के टाइम पर देखो, वॉर नहीं चल रहा, ओके है, वॉर खत्म हो गया, बात समझ में आई। अगर इंडिया ने पूरी तरह से चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया होता, व्यापार बंद कर दिया होता, चाइना ने इंडिया का बंद कर दिया होता, तो उसे बोलते हैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइड से ऑफिशियली जब ट्रेड को बैन कर दिया गया उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर डिक्लेयर कर देना बोलते हैं उसको। तो उस केस में जब तक वॉर खत्म नहीं होता, आप दोनों कंट्री के लोग एक दूसरे के एनिमी कहलाते हो। और लोग सिर्फ फिजिकल नहीं, कंपनीज भी आपस में एनिमी कहलाती हैं। तो लोग कहता भैया ऐसी कंडीशन में, समझ में क्या बोल रहा हूं, ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी अग्रीमेंट करोगे तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का में पार्ट माना जाएगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों? क्योंकि वहां पर आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल ट्रीट होगा, इसलिए वो अग्रीमेंट भी क्या होगा मेरे लाल, वो अग्रीमेंट भी वॉइड डिक्लेयर होगा। बोलो, याद रहेगी बात? क्लियर हो गई? तो वॉइड अग्रीमेंट क्यों? इफ यू आर अग्रीइंग टू मेक अग्रीमेंट, यू आर मेकिंग एन अग्रीमेंट विद एनिमी, तो एनिमी के साथ में अग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड है, क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के पार्ट में आता है। इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। रिमेंबर, क्यों? क्योंकि वो अनलॉफुल नेचर का होता है। अनलॉफुल है इसलिए क्या है वो, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने वॉइड करार दिया। बोलो, क्लियर हुई कहानी? तो कहानी अब भी वही चल रही है, फर्क क्या है देखो दिखाता हूं। कहानी अब भी वही है मेरे लाल। फर्क क्या है कि अब हम उल्टा बढ़ रहे हैं कि भाई ये पार्ट किसका, ये पार्ट किसका, ये पार्ट किसका। मैंने बोला भाई आज मुझे बताओ, रशिया और यूक्रेन, सुनना, रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर के दौरान कोई लोग, दो कंपनीज आपस में अग्रीमेंट कर रही हैं, तो क्या वो अग्रीमेंट वैलिड होगा? तो आप क्या बोलोगे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं पूछूं क्यों नहीं होगा, तो क्यों का आंसर क्या है? क्यों का आंसर है तुम्हारा ये वाला आंसर, ये वाला पॉइंट। क्यों का आंसर क्या है बेटा? ये है तुम्हारा क्यों का आंसर कि सर अग्रीमेंट विद एनिमी इज वॉइड। बोलो क्यों वॉइड? बिकॉज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इफ इट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल।
अनलॉफुल है इसलिए वो वॉइड है बेटा। समझ में आई बात? यानी 1 2 3 4 5 समझ में आ गया। चले आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। अब पब्लिक ऑफिस का मतलब पब्लिक की बिल्डिंग बेचना नहीं है। पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है पब्लिक डेजिग्नेशन। पब्लिक का मतलब यहां पर है ऑफिशियल डेजिग्नेशन, गवर्नमेंट डेजिग्नेशन। मतलब ये बेटा कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब को बेचने की बात कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी जॉब पर बैठे हो या आप किसी को जॉब लगवाने की बात कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सेल ऑफ पब्लिक जॉब्स। जो लिखा हुआ है वो नहीं है इसका मीनिंग। हाँ, इसलिए लोग पढ़ना होता है मेरे लाल। आइडिया मिल रहा हो तुम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है तुमको, लो इसलिए पढ़ना होता है, इसलिए क्लासेस लेनी पड़ती है इस चीज के लिए, इसलिए समझ में आता है प्रॉपरली आपको। तो वर्ड समझने का बोल रहा हूं, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक जॉब्स, पब्लिक जॉब्स, पब्लिक डेजिग्नेशंस। आज कोई व्यक्ति, कोई एग्जांपल के बोलूं, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कह रहा है भैया मुझे तो भैया 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं अपनी जॉब छोड़ के तुम्हें दे दूंगा। पॉसिबल है क्या भाई? नहीं। क्या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम्हें अपनी जॉब दे सकता है पैसे के बदले? नहीं। क्या कोई व्यक्ति तुम्हें आज के दिन इंडिया में चलता है ऐसे, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है, इतने रुपए लेंगे, 6 लाख इसके लगे, 10 लाख इसके लगे, पुलिस में लगना लगवा देंगे? क्या है ये? कभी जिंदगी में मत फंसना, ना फंसने देना किसी को, व्यक्ति को। क्यों? बिकॉज लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ क्या कहता है, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को बेचने की बात कर रहे हो, सच अग्रीमेंट क्या बोलूंगा, सच अग्रीमेंट क्या बोलूं, वर्ड क्या है, अग्रीमेंट टू सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस। सच अग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बिकॉज अनलॉफुल है, इसलिए क्या बन जाएंगे, सच अग्रीमेंट इज वॉइड अग्रीमेंट। ऐसे सारे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो अगर कल को तुमने किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया बेटा, तो पैसा नहीं मिलने का, वो पैसा नहीं मिलने वाला। बोलो क्लियर रहा? वो पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। रीजन इज, लोग कहेगा पागल है क्या भाई, तू क्यों गया था उसके बाद देने पैसे? हम नहीं मानते तेरे को। क्लियर हो गया? आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। द वर्ड इज कॉल्ड झूठी गवाही देने को बोलते हैं। लिख लो, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है, लिख लो, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देना। अक्सर लोगों को लगता है भाई कि कोर्ट में जाओगे, फिल्मों की तरह जाओगे और गवाही देके आ जाओगे विटनेस बन के। आंसर इज नो, नहीं नहीं नहीं। झूठी गवाही देना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है मेरे भाई। और याद रखना, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हैंस वॉइड तो है ही। ऐसे कोई भी अग्रीमेंट जहां पर कोई व्यक्ति बोल रहा है मैं झूठी गवाही दूंगा, मुझे बदले पैसा दे दो। एक मूवी थी जोली एलएलबी थी ना, उसमें था ना वो वाला पार्ट, मजाक नहीं चल रहा था वो। अगर झूठी गवाही देते हुए तुम्हें पकड़ा गया और जज ना, जज इतना समझदार होता है ना भाई, जज तुम्हें एक चुटकी में पकड़ लेगा। तुमको ध्यान रखना, कितने समझदार कितने शाणे हो तुम लोग। जज तुम्हें एक चुटकी में पकड़ लेगा, उसके क्वेश्चंस ही ऐसे आएंगे, उसे जरा भी संदेह होते क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे वो, और पक्का फंस जाओगे। और ध्यान रखना, झूठी गवाही देना ना सिर्फ वॉइड है, झूठी गवाही के लिए किया गया एग्रीमेंट ना सिर्फ वॉइड अग्रीमेंट है, बल्कि इसके लिए पनिशमेंट भी है। इट इज ऑल्सो पनिशेबल। क्या बोलूंगा, लिख दूं, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन इज वॉइड अग्रीमेंट एंड ऑल्सो पनिशेबल, ऑल्सो पनिशेबल अंडर द आईपीसी। यस, इंडियन पिनल कोड के तहत तुम्हें सजा भी मिलेगी। क्यों मिलती सजा? क्योंकि लॉ ने इसे अब्यूज टू द लॉ माना है। झूठी गवाही देने का मतलब है आप कानून को गाली दे रहे हो, तो क्या बोलोगे, एज लॉ ट्रीटेड एज, लॉ ट्रीट्स दिस एज अब्यूज टू द लॉ, अब्यूज टू द लॉ। क्या आप कानून को गाली दे रहे हो, ये ट्रीट करता है लॉ, इसलिए सजा भी है, माफी नहीं मिलने वाली। ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है। दूसरा, इसके लिए पनिशमेंट भी है, याद रखना। तो कभी गलती से भी किसी के लिए तैयार मत हो जाना कि तुम्हें पैसे देने वाले तुम झूठी गवाही दोगे, नो नो नो, जेल में जाओगे सीधा। ध्यान रखना। और ना ही तुम पैसा रिकवर कर सकते हो, याद रखना, ये भी ध्यान रखना। वॉइड एग्रीमेंट कहने का मतलब क्या है, तुमने किसी झूठी गवाही दे दी, अब वो तुम्हें पैसा नहीं दे रहा, तो तुम्हारे पास लीगली कोई राइट भी नहीं है पैसा लेने का, क्योंकि अग्रीमेंट वॉइड था। दूसरा, जेल जाओगे वो अलग से जाओगे। बोलो क्लियर हुआ बेटा? 1 2 3 आगे बढ़ू, आगे आ जाओ। चलो भैया, नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। ये भी वही है भाई, कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय बोलता ना, न्याय के मामले में, न्याय के कोर्स में दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना।
अगर बताओ मुझे कोई व्यक्ति किसी न्याय के मामले में दखल अंदाजी करता है, सर एग्जांपल देना, लिखो एग्जांपल लिखो, इसके लिखो एग्जांपल के लिए बताओ मुझे, अग्रीमेंट टू प्रोवाइड या अग्रीमेंट टू गिव ब्राइब, ब्राइब बोलते हैं घूस को, टू गिव ब्राइब ऑफ ₹5 लाख टू ए जज, किसी जज को आप 5 लाख रुपए देने वाले हो, टू ए जज टू चेंज, किसके लिए, टू चेंज द डिसीजन, डिसीजन को चेंज करने के लिए जज को बोल रहे 5 लाख रुपए ले ले, रिमेंबर। तो किसी, ये क्या है बताना मुझे, जज को बोल रहे दे दो पैसा दे दो, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, न्याय के मामले में अगर तुम कहीं भी दखलंदाजी करते हुए दिख गए तो तुम्हारा वो पैसा देना, 5 लाख देना, रिमेंबर, ये घूस देना, इसे ट्रीट किया जाएगा कि तुम जस्टिस के कोर्स में दखल अंदाजी कर रहे हो, दखलबाजी कर रहे हो। तो ऐसे केस में बेटा ये अग्रीमेंट जो तुम्हें पैसा दे भी दिया है ना, वो पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलने का, ध्यान रखना। और इट्स नॉट ओनली जज की बात नहीं है, कोई केस चल रहा है और केस में तुम बीच में कूद के आ रहे हो और बोला हाँ मैं हूं और मैं यहाँ पैसा खिलाऊंगा सबको, सब मेरी तरफ में आ जाएंगे। फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे बॉलीवुड की, समझ रहे हो, साउथ इंडियन फिल्म नहीं चल रही है, हाँ दोनों में ही चलता दिखता देखने को मिलता है। पॉइंट याद रखना, जस्टिस के कोर्स में कोई भी दखलंदाजी की जाएगी, इंटरफेयर किया जाएगा, दैट वहां पर क्या बोलेंगे, दैट पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और हैंस सच अग्रीमेंट विल बी, क्या बोलते हैं इसको, वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड अग्रीमेंट, याद रखना बेटा। आगे चलूं, नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, बेटा प्यारा पोर्ट लगता है मेरे को, वर्ड है बेटा, लिख लो, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, सुनना, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। आओ थोड़ा दिखाता हूं इसके बारे में। तो हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एलियन एनिमी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या बेटा, सिंपल सी बात है, वॉइड होता है। ओके आगे हम पढ़ चुके हैं कोर्स ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके आ जाओ। हम पढ़ चुके हैं स्टिफली प्रोसिक्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे आ जाओ। अब हम पढ़ रहे हैं चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। प्लीज एक वर्ड देखना, चैम्पर्टी का मीनिंग क्या, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से बात बेटा। दो शब्द हैं, इन दोनों शब्द का मतलब ये है बेटा, अक्सर किसी पर्सन का कोई केस चल रहा है, सुनना, दो व्यक्ति आपस में कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है भैया मैं सपोर्ट करूंगा, सुना क्या बोल रहा हूं, बड़े इजी लैंग्वेज समझा रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको मैं, देखो ध्यान से। दो लोगों के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है और आप बीच में आके बोलते हो मैं इस केस के अंदर किसी एक पार्टी को पकड़े बोलते हो मैं तुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। क्या है भाई, क्या है सर, ये तो कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, लो ने यहां दिक्कत कर दी। लो कहता है भैया दो चीजें, आप थर्ड पार्टी की साइड से किसी लीगल केस के अंदर किसी भी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल नेगोशिएशन सपोर्ट करने आ रहे हो तो नेगोशिएट कर रहे हो कि तू केस लड़, जीत जाएंगे तो आधा मेरा आधा तेरा, ये सारे के सारे पार्ट वॉइड करार दिए गए हैं। The maintenance and chaimpurty is opposed to public policy and hence void in India और even England also। तो वर्ड समझते हैं मीनिंग क्या दोनों का, कहां पे मैंने वर्ड यूज किया फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहां पे मैंने वर्ड यूज किया आपके पास में फाइनेंशियल नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन मतलब चैम्पर्टी, असिस्ट मतलब मेंटेनेंस। समझ में नहीं आया, आओ समझाता हूं इस पार्ट को, प्रॉपर समझना ध्यान से बात को। वर्ड पढ़ने का लिखा हुआ है, कह रहा मेंटेनेंस रेफर्स टू एन अग्रीमेंट वेयर बाई वन पार्टी having no interest in a suit मतलब केस agrees to assist another to maintain suit। एक पार्टी जिसका कोई भी लीगल इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ असिस्ट मतलब सपोर्ट करने के लिए आई है, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आया है। तो यहां पर इस तरह की चीजों को क्या बोलेंगे, इट टेंड्स टू इनकरेज स्पेकुलेटिव लिटिगेशन। सट्टा की तरह हो गया भैया, कोई नहीं कर 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 देख लूंगा। वर्ड समझना, एक्स प्रोमिसेस टू पे वाई 25,000 रुपीज फॉर ब्रिंगिंग ए शूट अगेंस्ट जेड। एक्स ने पैसा दिया वाई को कि जेड पे केस डाल दे, क्यों, एक्स सोल मोटिव बीइंग्स टू शू जेड एंड अनोय हिम, उसे परेशान करना है। किसी व्यक्ति को तुम परेशान करना चाहते हो, तुम खुद नहीं कर रहे, तुम किसी दूसरे को बोल रहे हो उस पर केस डाल, पैसा मैं दूंगा, उसको परेशान करिए, क्या है भाई। सच काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट विल बी टर्म्ड एज वॉइड इन इंडिया, ये इंडिया में वॉइड है। आगे पढ़ो, पढ़ना ध्यान से, ये क्या वर्ड था, ये था मेंटेनेंस वाला वर्ड, सपोर्ट करना। दूसरा
व्हाट इज चैम्पर्टी गाइस? चैम्पर्टी में होता है नेगोशिएशन, असिस्टेंस नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? चैम्पर्टी मतलब इज एन अग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी असिस्ट अनदर पार्टी इन रिकवरिंग मनी और प्रॉपर्टी एंड इन टर्न जहां पर आ गया मतलब क्या है? सो यहां तो असिस्ट लिखा हुआ है, पहले सपोर्ट कर रहे हो बाद में नेगोशिएट कर रहे हो, देखो ध्यान से। एंड टर्न मतलब क्या होता है? बाद में नेगोशिएट कर रहे हो कि शेयर करेंगे प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन, जो तो केस लड़ेगा, जो कमाई आएगी वो आधी तेरी आधी मेरी, आधी तेरी आधी मेरी, वो है कहानी। तो पढ़ने क्या कह रहा है? एक्स अग्रीड टू पे ₹10,000 टू वाई to enable him to file a suit for the recovery of his property, and Y promised to give him 3/4 of his share in the property if recovered, अगर जीत गए तो agreement was held to be tempestuous and void। ऐसे agreement को void करार दिया गया। सर थोड़ा और बताओगे इसके बारे में? पक्का बताऊंगा भाई। आओ, क्या है, हमने अपनी बुक के करने को पढ़ा, आइडिया थोड़ा बहुत आपको यहाँ से मिल गया होगा, प्रॉपर्ली आइडिया मिल गया होगा, और थोड़ा बता रहा हूँ, समझाना पार्ट से, दो बार समझना गाइस, दो बार समझना। एक तरफ मेंटेनेंस, एक तरफ है चैम्पर्टी। चैम्प बोलो, चैंपियन से बना चैम्पर्टी। सुना, मेंटेनेंस क्या होता है गाइस समझना, दो लोग आपस में केस लड़ रहे हैं और तीसरा वहां सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। चैम्पर्टी क्या होता है कि आप केस इसलिए लड़वा रहे हो कि जा केस लड़ और जो कमाई आएगी वो हम आपस में बांट लेंगे, नेगोशिएशन। तो मैं इसे बोलता हूं इट इज ए काइंड ऑफ maintenance is a kind of financial assistance। financial नोट कर लो, financial assistance। the word assistance मतलब सपोर्ट करने को बोलते हैं, पैसे सपोर्ट करना, assistance by a third party। अगर थर्ड पार्टी सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, रिमेंबर, बाय थर्ड पार्टी, और वर्ड सुनो, और दूसरा क्या है? without having any real interest, without having any real interest, उसे उस केस से कोई पैसा नहीं चाहिए, उसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को परेशान करना है। तो इस चीज को मेंटेनेंस कहते हैं बेटा। मेंटेन मतलब किसी चीज को मेंटेन करना, केस को मेंटेन रखना, कि केस चलाए रखो परेशान करते रहो, केस चलाए रखो परेशान करते रहो, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस गाइस। नंबर 1 क्लियर हुआ? तो एग्जांपल के मुझे बताओ, सोचो ध्यान से। मैंने तुमको बोला कि मेरा किसी एक व्यक्ति से बात नहीं बनती, मेरा उससे ना बिहेवियर बड़ा खराब चलता है, एग्जांपल। तो मैं ना उससे, मेरी बनती नहीं, ना बोलचाल ना कुछ नहीं है, तुम उसे परेशान करो मेरे लिए, तुम जाओ उस पर केस फाइल कर दो, किसी भी झूठा केस फाइल कर दो। उस केस को लड़ने के लिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दूंगा, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम केस जीत गए, तुम्हें कुछ मिला उससे तो ले लेना भैया, तुम रख लेना, मेरा कोई भी रियल इंटरेस्ट नहीं है। द वर्ड रियल इंटरेस्ट का मतलब मुझे तुमसे कोई भी पैसा कमाई नहीं चाहिए उस केस में। तो ये क्या है? किसी पर्सन को अनोय मतलब किसी पर्सन को परेशान करने के लिए आप एक पर्सन को सपोर्ट करो केस डालने के लिए। सच काइंड्स ऑफ अग्रीमेंट इज टर्म्ड एज, इसे बोलते हैं मेंटेनेंस बेटा। नंबर 1 बोलो, क्लियर हुआ? और मेंटेनेंस इंडिया में क्या है? दीज अग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हैंस वॉइड अग्रीमेंट। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है, इसलिए वॉइड भी है बेटा। पहली बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आओ। चैम्पर्टी क्या होता है भाई? बोलो चैम्पर्टी के अंदर क्या है? यहां किसी को अनोय नहीं कर रहे, यहां है इट इज ए काइंड ऑफ, क्या बोलूं, इज काइंड ऑफ फाइनेंशियल नेगोशिएशन, फाइनेंशियल, इट इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस लिखता हूं, फाइनेंशियल लिखो, समझना, फाइनेंशियल नेगोशिएशन, सीधा लिख दो वर्ड, हाँ, मोल भाव कर रहे हो, नेगोशिएशन, किस लिए कर रहे हो? फाइनेंशियल नेगोशिएशन टू शेयर द प्रोसीड्स, टू शेयर द प्रोसीड्स, कि बाद में उस केस से जो भी कमाई आएगी, प्रोसीड्स, इफ सक्सीडेड, अगर आप सक्सेस पा गए, जीत गए इन द शूट, तो उससे जो भी कमाई आएगी उसे आपस में बांट लोगे। यहां पर कोई बांटने की बात नहीं हो रही है भाई, यहां पर आप बांटने की बात कर रहे हो और आप कह रहे हो जाके केस डाल उसके ऊपर, केस जीत गए, जो कमाई आएगी उसका आधा तेरा आधा मेरा, या 1/3 तेरा 2/3 मेरा। सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट आर टर्म्स एज चैम्पर्टी, इसे चैम्पर्टी कहते हैं बेटा। अब मेरी क्वेश्चन 2 आपसे यहां पे आएंगे, पूछ रहे हैं, सुना ध्यान से बात बेटा। जो ये कोर्ट की कार्यवाही चलती है, जो लिटिगेशन चलती है, पॉइंट समझना ध्यान से, जो लिटिगेशन डाली जाती है,
जो कार्यवाही चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, ये दोनों की दोनों चीजें क्या सही है? लोग कहते नहीं है भैया। सर एग्जांपल देके बताओ कब सही कब गलत। तो पहली बात समझना, किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करने के लिए आप अगर सपोर्ट करते हो, बदले में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस को वॉइड डिक्लेयर किया गया। पहली बात। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2, किसी पर्सन को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो कि कोई केस लड़े और सपोर्ट के बदले आप उससे नेगोशिएशन कर रहे हो। आई कैन यूज द वर्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नेगोशिएशन। फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नेगोशिएशन कि जा केस लड़ और जीतेंगे तो जो कमाई आएगी उसका हिस्सा वापस से बांट लेंगे। इस तरह के अग्रीमेंट को भी वॉइड करार दिया गया, याद रखना देश के अंदर। तो दोनों क्या है बेटा? बोथ द अग्रीमेंट्स आर वॉइड इन इंडिया। ये दोनों के दोनों वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि दोनों के दोनों अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात भाई ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते मेरे लाल, ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने क्लियरली डिनाई किया। यू कैन सी दिस। देखो से यहाँ परेशान करने के लिए था, यहाँ क्या था भाई? प्रॉपर्टी रिकवर क्यों करना है भाई? अच्छे वाले किसी इंसान की प्रॉपर्टी रिकवर करने की बात कर रहे हो। अब बात सुनो ध्यान से और एग्जांपल समझना। एक और चीज समझो, क्या केस जीता जाएगा ये श्योर होता है क्या? सोचना, मेंटेनेंस चैम्बर्टी दोनों में केस जीता जाएगा ये श्योर है क्या? आंसर इज नो। केस हारोगे या जीतोगे, हार जीत की बात जहां पर आ जाती है उसे बोलते हैं सट्टा। रिमेंबर स्पेकुलेशन। एक वर्ड लिखा ना हमारे पास में, इट इज स्पेकुलेटिव लिटिगेशन। जब स्पेकुलेटिव नेचर की होती है, ये स्पेकुलेटिव नेचर की लिटिगेशन थी, इसलिए ये वॉइड करार दी गई। नेगोशिएशन पॉइंट कर रहे हो, ये तो किसी को नुकसान पहुंचाने कर रहे हो ना हमारे पास में, तो क्या बोलेंगे? इट इज अगेन ए पार्ट ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो दोनों के दोनों क्या बेटा? दोनों के दोनों इंडिया और इंग्लैंड दोनों में ही वॉइड है। इवन इंग्लैंड में तो इलीगल भी ध्यान रखना। इंग्लैंड में तो ऐसा करना क्या है, इसके लिए पनिशमेंट भी है। इंडिया में पनिशमेंट नहीं है, इंडिया में सिर्फ वॉइड है। इंडिया में सिर्फ वॉइड है, पहली बात। अब इस पे एक एग्जांपल में एक्सेप्शन और बता रहा हूं तुमको मैं, सुनो ध्यान से। इस पे एक्सेप्शनल पॉइंट और भी है बेटा, बताऊं? सुनो, जानते हो आप लोग कि ये जो अग्रीमेंट है दोनों वॉइड है, लेकिन इंडिया के अंदर, यहां तक क्लियर है? लेकिन इंडिया के अंदर अगर आपने इसको किसी अच्छे पर्पस के लिए किया तो उस केस में वैलिड है। अच्छा पर्पस मतलब, मान लो एग्जांपल के लिए यही सपोर्ट तुम किसी अनाथ आश्रम को बचाने के लिए कर रहे थे। किसी बड़े बिल्डर की नजर किसी ऑर्फनेज की प्रॉपर्टी पर है, अनाथ आश्रम की प्रॉपर्टी के ऊपर है, उसने उस पर केस फाइल करके तुम मुझे वहां जाके सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली अनाथ आश्रम को सपोर्ट कर रहे हो कि आई एम गिविंग यू द मनी। किसको बोल रहे हो? ऑर्फनेज को बोल रहे हो कि तुम केस लड़ो इस बिल्डर अगेंस्ट में। तो सच काइंड ऑफ मेंटेनेंस विल बी वैलिड इन दैट केस ओनली। अदरवाइज इंग्लैंड में ये वैलिड वॉइड भी है और इलीगल भी है। इंडिया में भी वॉइड है बट ओनली फॉर गुड पर्पजेस। क्या बोलूं, लिख दूं? इफ मेड फॉर गुड पर्पजेस, अगर इन्हें अच्छे काम के लिए किया गया। क्या बोलूंगा, लिख दूं? मेंटेनेंस चैम्बर्टी क्या बोलूं, लिखूं? इफ मेड फॉर, अगर क्या किया गया, इफ मेड फॉर गुड पर्पस, अच्छे पर्पस के लिए किया गया, तो तब जाके ये वैलिड बनता है। इसलिए यहां पे एक्सेप्शनल पॉइंट क्या है कि ये वैलिड भी हो सकती हैं, अदरवाइज वॉइड ही रहेंगी, अदरवाइज वॉइड ही रहेंगी। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? ये पार्ट था कौन सा? मेंटेनेंस एंड चैम्बर्टी वाला पार्ट। मुझे लगता है कि मुझे ना और डीप में बताना है टॉपिक को, इसलिए 1 2 3 कितने होंगे? 3 ये 6, तो करीबन 6 प्रोविजन बचे हैं इसके ऊपर। मैं इसे एक सेपरेट क्लास में लेता हूं ताकि और अच्छी क्लैरिटी तुम्हें मिले। कोई दिक्कत नहीं, क्लास एक्स्ट्रा लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। हमने एक क्लास इंट्रो पे ली, नॉर्मली पार्ट में मैं एक पूरी क्लास एक पार्ट में खत्म कर देता हूं, क्योंकि नॉर्मली मुझे सिर्फ पॉइंट लिखवाने होते हैं आपको, बट यहाँ पर डिटेल पढ़ना जरूरी है अपने पास ताकि कोई भी वर्ड छूट ना जाए मेरे लाल, कोई भी चीज़ छूट ना जाए हमारे पास में। और जितना बढ़ा रहा हूँ उससे बार कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी मेरी है। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। हम स्टार्ट करेंगे अपने पास कौन सा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अग्रीमेंट फॉर क्रिएटिंग मोनोपोली, रेस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ट्रेड वाला पार्ट, ड्यूटी वाला पार्ट और ब्रोकरेज वाला पार्ट। ठीक है गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा
हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।